प्रोफेशन में हूँ तो सिर्फ सर की वजह से, शायद कब का छोड़ चुका होता है इस प्रोफेशन को। और आज अगर मैं इस डाइस पे खड़ा हूँ तो ये भी सर की ही बदौलत है। तो और मेरी दुआ है कि सर का साया हमेशा हमारे सर पे कायम रहे, अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी दे दिया। बेटे एक छोटा सा टॉपिक है, कोशिश करेंगे जल्दी इसको कंक्लूड करूँ। एक बात आपने याद रखनी है कि मैं कोई लेक्चरर नहीं हूँ, जिस तरह आप हैं वैसे ही मैं हूँ। और मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव रखता हूँ कि आप सब मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर हैं और कहीं ज़्यादा नॉलेज रखने वाले लोग हैं। मैं एक अदना सा छोटा सा वर्कर हूँ, जो मैं आज तक सीख पाया हूँ वो आपसे शेयर कर लूँगा, और जो आपके पास नॉलेज है वो कोशिश करूँगा वो आज आपसे ले लूँगा। तो इस नीयत के साथ इस लेक्चर को शुरू करना है कि आपने मुझे सिखाना है और मैंने आपको सिखाना है। ठीक है जी। जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो भी शेयर हो जाएंगे, जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं आपसे ले लूँगा। अभी जब हम वकालत का स्टार्ट करते हैं तो एकदम से, ये प्रैक्टिकल बात है, एकदम से कोई बड़े केसेस हमें नहीं आते हैं। बिल्कुल ओरिजिनल एंड प्रैक्टिकल बात है। चूँकि एक तो एज फैक्टर होता है, लोग एज फैक्टर को देखते हुए कहते हैं कि बंदा कोई सीनियर देखें जिसने इस फील्ड में ज़्यादा अरसा गुजार ली। प्रैक्टिकल बात है, मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू भी यही है। और दूसरी बात ये है कि लोगों की कोशिश ये होती है कि जिसने इस प्रोफेशन में कोई कम से कम 10 साल 12 साल गुजार लिए हैं, हम उसको ऐड करें। तो इनिशियल स्टेज पे हमें जो केसेस आ सकते हैं उनमें ये आज का एक लेक्चर भी है कि हमें कुछ 6-7 किस्म के जो केसेस हैं, ये बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे जो आ सकते हैं उसको हम शुरू करेंगे। ये कोई स्टीरियोटाइप हम इसको नहीं पढ़ेंगे, कोई इसको किताबी टाइप पे नहीं पढ़ेंगे। मैं इंशाल्लाह ताला आपको समझा जाऊँगा कि इनमें से कोई भी क्लाइंट आता है तो आपने किस तरह से चलना है। ठीक है जी। अब शुरू करते हैं डिस्कशन टाइप ही। फ़र्ज़ करें आपने ये बड़ी कॉमन टर्म सुनी होगी कि बाई ए बाई बी दी रिट कर दो। किस किस ने सुनी है? तकरीबन सब ने सुने। कहते हैं ना पटिशन कर दो, रिट कर दो, बाई ए भी कर दो। मैं जनरल बात कर रहा हूँ। आज तक किसी ने इसको पढ़ा है? ये क्या है? सुन्नी वकील है ना, फिर असी सुने सुनाए। आपको इस वकालत में जो सबसे ज़्यादा चीज़ डैमेज करती है वो डैमेज यही करती है कि हम सुनी सुनाई चीज़ों के पीछे भाग जाते हैं, जाके पीछे देखते ही नहीं इसका मौक़िफ़ क्या है। चले, ये तो हमें पता लग गया कि ये पटिशन है, कंप्लेंट है, अभी डिस्कस करेंगे। रिट है क्या है, लेकिन ये बाई ए बाई बी क्या है? कोई बता सकता है बाई ए बाई बी है क्या? ये एक भाई का जवाब आया कि ये सीआरपीसी का सेक्शन है 22A भी और 22B भी। चले मैं ये पूछ लेता हूं कि 22A 22B में होता क्या है? मैं कहता हूं कि जस्टिस ऑफ पीस से हमारा ताल्लुक ही कोई नहीं। फिर मैं कहता हूं सेशन जज से भी हमारा ताल्लुक नहीं। फिर एग्जैक्टली तुसी मेरा लेक्चर सुन लिया कितने पहले। देखिए हम इसको वो ही आज बात करेंगे जो मार्केट में फैली हुई है और वो वाली बात जो आपकी किताब में लिखी हुई है। तो इसमें आज फ़र्क वादिया करेंगे ताकि आप भी वो सुन्नी वकील ना बने, जो एक्चुअल चीज़ है वो करें। अब हमारे तक अक्सर फिर आप लोगों को यही पता होगा कि बाई ए बाई बीच वही गल है कि अगर पुलिस FIR नहीं कर रही तो बाई ए बाई भी कर रही। कोई और बात बताए और क्या हो सकता है? चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। शाबाश। और सर इसमें सर हरासमेंट हो सकती है। ओके। रजिस्ट्रेशन FIR हो सकती है। और सीकिंग फॉर द कमांड और मैंने आपको पहले बताया है कि आप लोग मेरे से ज़्यादा नॉलेज रखने वाले लोग यहाँ पर बैठे हैं। चले इसको अब देखते हैं हम। ठीक है जी। अब मैं आपको सिर्फ ये बताता हूँ
कि ये जो जस्टिस ऑफ पीस आप समझते हैं ना जी, और आप अक्सर देखें कि कोर्ट के बाहर भी लिखा होता है जस्टिस ऑफ पीस। मैं कहता हूँ ये वर्ड जस्टिस ऑफ पीस नहीं है जिससे हमारा ताल्लुक है, ये है एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ, बोले ज़रा मेरे साथ, ये क्या है? Ex-officio justice of peace. फिर एक करीब, Ex-officio justice. एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस। आज हमने ये बात करनी है कि ये जो एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस है, यानी कि एक बंदे को हम रास्ते में छोड़ आए हैं, वो बंदा कौन था? जस्टिस ऑफ, उसको हमने अपनी गाड़ी से उतार दिया। अब हमारा सफर किसके साथ शुरू होने वाला है? एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस। अच्छा, अब हम देखेंगे आज के पूरे लेक्चर में कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑफिस, ये जस्टिस ऑफ पीस आया किधर से और एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस कहाँ से आया। फिर मैं बताऊंगा कि इसके इख्तियारात क्या हैं, फिर मैं बताऊंगा कि इसके पास जनरल कंप्लेंट्स कौन सी आती है, फिर मैं बताऊंगा कि उन कंप्लेंट्स को फाइल करने का तरीका क्या है। ठीक है जी, ये 4 बातें हैं, ये मैं आपको बता दूंगा, उसके बाद आपने कुछ मुझे बताना हुआ वो बता दीजिएगा तो छुट्टी कर ले। ओके, एनर्जी बहाल है तो एक करी तालियां मारो ना जरा, एनर्जी बहाल है। चलो, अब सबसे पहली बात जो जस्टिस ऑफ पीस है, बिफोर गोइंग टू द टॉपिक, मैं थोड़ा सा सिर्फ आपको बताता हूं कि उसको हमने गाड़ी से क्यों उतारा है। ठीक है जी, जस्टिस ऑफ पीस अपॉइंट होता है सेक्शन 22 के तहत। किसके तहत? ठीक है जी, और वो उसकी 2 क्वालिफिकेशन लिखी हैं कि एक इंटेग्रल, जो इंटेग्रल करेक्टर उसका, और सुटेबिलिटी करेगा कौन? प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब वो जो बंदा है वो एग्जेक्टिव है, कौन है? उसके जो एक्शंस होंगे वो कौन से होंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव। बात समझ आ रहे हैं? तो वी आर डीलिंग विद द प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट, तो हमें फिर कौन सा ऑफिसर चाहिए? जुडिशियल। बात समझ रहे हैं? कुजाई जुडिशियल में आएंगे। ठीक है जी, तो फिर हमें कौन सा बंदा चाहिए? जुडिशियल या जुडिशियल जैसा। तो इसकी क्वालिफिकेशन कहां पर लिखी कि ये एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस कौन होगा? इसकी क्वालिफिकेशन लिखी सेक्शन 25 सीआरपीसी में। कहां लिखी? अब हम बाई ए तो भी निकल आए थे, बाई हमारा ताल्लुक किसके साथ जुड़ गया? या जितना अच्छा एनर्जेटिक पढ़ोगे ना उतनी जल्दी हम फारिग हो जाएंगे। किस सेक्शन से हमारा वाला पड़ा? यानी कि जिस बंदे से हमारा ताल्लुक है वो बंदा किस सेक्शन के तहत अपॉइंट हो रहा है? अब देखते हैं कि उसकी अपॉइंटमेट के लिए शर्तें क्या है। कहता जी, एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस बाय virtue of their respective office, the session judge and on the nomination by them, the additional session judge are justice of peace within and for the whole of district of the province in which they are serving. 2 बंदे हो सकते हैं जी जस्टिस ऑफ पीस। कौन? आपका सेशन जज या उसके बिहाफ पे कोई। तुम्हारा ताल्लुक किससे हो गया फिर? सेशन जज से या। बात समझ आ रही है? पहली बात मैंने आपको बता दी कि ये ऑफिस एस्टैब्लिश होता है अंडर सेक्शन 25 ऑफ सीआरपीसी। दूसरी बात मैंने आपको बता दी कि इसकी क्वालिफिकेशन ये है, या तो ये सेशन जज साहब खुद हैं या उनके बिहाफ पर कोई भी एडिशनल सेशन जज। यहां तक बात समझ आ गई? अब इसकी नेचर क्या है ऑफिस की? ये नीचे मैंने 2 जजमेंट्स लिखी हैं। 2023 लाहौर हाई कोर्ट पेज नंबर 3761, दूसरी पीएलडी 2016 सुप्रीम कोर्ट 581। अच्छा, एक चीज आपने ज़हन नशीन रखनी है कि अगर आपने एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस पे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो खिजर याद के पढ़ा किसी ने? साइटेशन लिखे, पीएलडी 2007 लिखे, पीएलडी 2007 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 539। जिंदगी में कभी
एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस के इख्तियारात, प्रोसीजर, चीज़ों के बारे में कंफ्यूज हों तो ये वाली जजमेंट पढ़ लें। खिजर याद केस बड़ा मशहूर केस है। इसमें कोर्ट ने बताया था कि इसके इख्तियारात क्या होंगे, चीज़ें क्या होंगी, चलेगा कैसे, प्रोसीजर क्या होगा, तमाम चीज़ें इसमें हैं। अभी चूंकि मैं अपनी पहली हेडिंग पे हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ऑफिस ऑफ एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस, तो मैंने 3 बातें समझ ली कि एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस आता है सेक्शन 25 CRPC के तहत। इसकी क्वालिफिकेशन ये है, या तो ये सेशन जज साहब खुद हैं या उनकी नॉमिनेशन पे कोई और है, और इसके ऑफिस की नेचर है क़ुज़ाई जुडिशल। ये बात कहाँ लिखी है? ये जो मैंने आपको जजमेंट्स बताई इसमें। यहाँ तक बात समझ आ रही? बात समझ आ गई यहाँ तक? आगे चलते हैं। अब मैं कहता हूं कि इसके इख्तियारात कितने हैं और कहाँ लिखे हैं। अब हमारी वो बात आती है, इसके इख्तियारात लिखे हैं सेक्शन 22 सब सेक्शन ए और क्लॉज 6। तुसी भी बोलना है मेरे नाल। सेक्शन 22 सब सेक्शन क्लॉज 6। तो हम स्टीरियोटाइप पिटीशनें लिखते हैं ऊपर, पिटीशन अंडर सेक्शन 22A(b). मुझे अभी तक उसका जवाब समझ, इख्तियारात किसके तहत होने हैं? सेक्शन 22 सब सेक्शन ए क्लॉज 6। भूलेगा तो नहीं आइंदा? पक्की बात है। अब हम देखते हैं कि क्या इसमें लिखा क्या। वो कहता जी एन एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस। क्या लिखा? यहां पर जस्टिस ऑफ पीस का वर्ड समझ आ गई? उन्होंने गड्डी तो क्यों लाया है? यहां पर उसका लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। वो कहता जी मे इशू अप्रोप्रिएट डायरेक्शन टू द पुलिस अथॉरिटीज। एक गल और समझ आ गई, ये किसके खिलाफ फाइल होनी है? किसके खिलाफ? किसी प्राइवेट बंदे के? किसके खिलाफ होनी है? यार ऐसे नहीं होना, एक्टिव रह के। ये रिट या पिटीशन या कंप्लेंट ये भी बता दे तो आगे क्या होगा, लेकिन ये फाइल किसके खिलाफ होनी है? अब वो कहता है कि जी 22A और सब सेक्शन ए और क्लॉज 6 में उसने बताया कि क्या करेगा, डायरेक्शन इशू करेगा किसको? पुलिस अथॉरिटीज को कंसर्न ऑन अ कंप्लेंट। क्या लफ्ज इस्तेमाल हुआ है? तो फिर पिटीशन भी गई, रिट भी गई, ठीक है जी, और एक्चुअल जो लॉ ने वर्ड है वो आप क्या फाइल करेंगे? क्या फाइल करेंगे? पक्की बात है, समझ आ रही है? हम लोग पिटीशन का वर्ड भी इस्तेमाल कर देते हैं, एप्लीकेशन का भी कर देते हैं, गलत नहीं है। लेकिन अगर आप जो लॉ ने लफ्ज लिखा है अगर आप वही इस्तेमाल करेंगे तो जिस जज के पास आप जाएंगे उसको एक चीज़ का तासुर ज़रूर मिलेगा कि ये बंदा सेक्शन पढ़ गया है। वरना तो आप 150-200 रुपया देंगे, वो उसको उन्हें कहेंगे यार है मेरा मसला पिटीशन तैयार करते, वो आपको तैयार करके देगा, तुसी जाके ला भी दोगे, मज़ा ही नहीं आता। बाज़ औक़ात मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, चूँकि हमने लीगल ड्राफ्टिंग सर ज़िशान से सीखी है, वो बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं वो, तो बाज़ औक़ात हमारे जाने से पहले स्टे हुए होते हैं कि ड्राफ्ट जज ने पढ़ा ओके है तो चलो जी स्टे हो गया, आर्गू करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमेशा ड्राफ्ट तैयार करें एज़ पर दी रेलिवेंट लॉ जो वो रिक्वायर्ड कर रहे हैं। तो हमने क्या फाइल करनी है? बात समझ आ रही है? हमने क्या फाइल करनी है? कंप्लेंट। अब वो कह रहा है कि ये 3 तरह की डायरेक्शन है जो पुलिस अथॉरिटीज को जा सकती हैं, किसकी तरफ से? एक्स ऑफिशियो। नंबर 1 नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल केस, ये आगे 1 बाय 1 करके भी पढ़ते हैं। उसका ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम वन पुलिस ऑफिसर टू अनदर। थर्ड वन निग्लेक्ट, फेलियर और एक्सेस कमिटेड बाय पुलिस अथॉरिटी इन रिलेशन टू इट्स फंक्शंस एंड ड्यूटीज। जहां पर पुलिस अपने इख्तियारात का नाजायज फ़ायदा उठाए तब जा सकते हैं, जहां पर उसकी जो ड्यूटी बनती थी वो नहीं कर रहा तब जा सकते हैं, जहां पर उसने अपनी ड्यूटी को निगलेक्ट करते हुए आपके केस का कोई बेड़ा गर्क कर दिया है तब जा सकते हैं। इसको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इसमें केसेस कौन से आएंगे। अब सबसे पहला केस है
जो जनरल कंप्लेंट्स जाती हैं, ये मैंने एक ड्राफ्ट बनाया है आपके लिए, इसको 1 बाय 1 करते हैं। सबसे ऊपर मैंने हैरेसमेंट लिखा है, किन केसों में हम फाइल कर सकते हैं, बता सकता है कोई? सर जब पुलिस आपको तंग कर रही हो, जब पुलिस आपको तंग कर रही हो, क्यों? इलीगल हरास कर रही हो सर, कि आपको यानी कि आप जाते हैं, आप जाके कहते हैं जी पुलिस मुझे इलीगल हरास कर रही है, वो आगे से आगे कहते हैं ठीक है जी इलीगल नहीं करते लेकिन लीगल कर लेंगे। गाली आई हुई ना, फिर वो आगे कहेंगे जी सर पक्का वादा है हम इनको इलीगल हरास नहीं करते, यानी कि लीगल कर लेते। इस बात को समझे। 2 मिसालें देता हूं। मेरा एक भाई है, उसका किसी के साथ लेन देन है, उसने उसको चेक दे दिया, आप भाई नहीं बाहर टुर गए या किसी जगह पे चले गए, उस भाई के खिलाफ FIR रजिस्टर्ड हो गई, पुलिस आई, आगे आपको पकड़ के लेगी या आपके अब्बे को पकड़ के लेगी, लीगल है इलीगल है? ऐसे ही है ना। डिपेंड, कोई बता रहा था यहां पे क्या हुआ। अब मैं फाइल करता हूं कि सर आई एम नॉट रिक्वायर्ड इन एनी क्रिमिनल केस टू द पुलिस ऑफिसर, देन व्हाई दे आर हैरेसिंग। मेरा भाई रिक्वायर्ड है ना जी। FIR किस पे रजिस्टर्ड है? मेरे पे तो रजिस्टर्ड नहीं है ना जी। तो पुलिस आती है, मेरा डोर नॉक करती है, ओ भाई कितने है उन्होंने बुलाओ नहीं तो तुहानू फड़ के ले जाएंगे। ये क्या कर रही है पुलिस? तो आपने किधर जाना है? उसको जाके क्या बताना है? कंप्लेन करनी है, उसको कंप्लेन करनी है, किस सेक्शन के तहत? 22A6 के तहत। और उसको क्या कहना है कि पुलिस को क्या कहें? इलेक्शन दे रोके, इन्हें रोकें भाई, मैं इनको रिक्वायर्ड ही नहीं हूं, कोई क्रिमिनल केस मेरे पे रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये अपनी ड्यूटी का, अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा कर रहे हैं। मैं कंप्लेंट फाइल करूंगा अंडर सेक्शन 22 सब सेक्शन A और सब क्लॉज 6 के तहत कि जनाब माफ़ी दुआओ कि मैं इनको रिक्वायर्ड नहीं। तो पहली चीज़ समझ आ गई कि एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस के पास अगर पुलिस आपको हरास कर रही है तो आपने कंप्लेंट फाइल करनी। सेकंड जी, कंप्लेंट रिगार्डिंग द फेलियर ऑफ पुलिस टू दी रजिस्टर्ड अ क्रिमिनल केस। को मुझे बता सकता है कि FIR किस सेक्शन के तहत रजिस्टर्ड होती है? कितनों ने पढ़ा है? बोलो तो सही। क्या उसमें लफ्ज क्या इस्तेमाल हुआ है SHO के लिए? शैल। ऐसे ही है ना। इफ एनी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कॉग्निजेबल ऑफेंस रिसीव्ड, तो द कंसर्न स्टेशन ऑफिसर शैल बाउंड। आपने लॉ की इंटरप्रिटेशन में से ज्यादा अच्छी पढ़ी होगी। अगर मे है तो डिस्क्रिशन है, मे है तो शैल है, तो मे का मतलब है कि वो कर भी सकता है और, लेकिन शैल का मतलब है उसने क्या करना है? करना ही। आपने उसको एक एप्लीकेशन मूव की, आपने कहा जनाब ये वकूआ है और इस मेरी एप्लीकेशन से कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होता है। आपकी एप्लीकेशन को डायरी नंबर भी लग गया लेकिन वो आपकी FIR रजिस्टर्ड, तो क्या कर रहा है? वो निगलेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? अपनी ड्यूटी से जो लॉ ने उसके ऊपर बाउंड की कि भाई मेरे यू आर बाउंड टू रिड्यूस इनटू राइटिंग। अगर ओरल भी आती है और उसको पढ़ के सुनाओ भाई तेरी कंप्लेन यही है, फिर उसको रजिस्टर्ड करो अपनी बुक में, नहीं करता तो वो अपनी ड्यूटी से निगलेक्ट कर रहा है। तो ऐसे पुलिस ऑफिसर के खिलाफ भी क्या कर सकते हैं? मजा नहीं आया। ऐसे पुलिस ऑफिसर के खिलाफ क्या कर सकते हैं? कहां, किस सेक्शन के तहत? तीसरी बात, कंप्लेंट परटेनिंग टू द फेलियर बाय इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर टू ऐड अप्रोप्रिएट पीनल प्रोविजन। फर्ज करें आपने एक FIR के लिए दरख्वास्त दी, आपने कहा जी मैं अपने घर में मौजूद था,
ये फ़लाँ शख्स आया, इन्होंने आके मेरे घर के दरवाजे को टांग से ठुड्डा मारा, अंदर आ गए। अंदर आके हमारी ख़वातीन के साथ भी लड़ाई झगड़ा शुरू किया, मेरे साथ भी किया। जो इंजरीज़ आई, पुलिस ने वो वाले सेक्शन ऐड करके FIR दे दी। लेकिन ट्रेसपास का एक सेक्शन होता है, कौन सा? फोर 452 कौन बता रहा है? 452। आप कहते हैं जी मेरी कंटेंट्स ऑफ एप्लीकेशन का मुताबिक 452 भी लगती है, तुम नहीं लगा रहे, क्योंकि मैं तुम्हें कह रहा हूं कि ये ज़बरदस्ती मेरे घर में घुसे हैं और घर में घुस के इन्होंने हमारे साथ लड़ाई झगड़ा शुरू किया। ठीक है, तुमने मेरी FIR रजिस्टर्ड कर दी है, लेकिन जो मेरा अप्रोप्रिएट सेक्शन है वो तो तुमने लगाया ही नहीं। बात समझ आ रही है? तो आपकी FIR में अगर वो आपका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वो सेक्शन जो आपके कंटेंट ऑफ FIR से बन रहा है वो नहीं लगा रहा, तो किधर जाएंगे? क्या फाइल करेंगे? किस सेक्शन के तहत फाइल करेंगे? 3 चीजें हो गई। अगर आपको पुलिस हरास कर रही है तो जाएंगे, अगर आपका क्रिमिनल केस जो आपकी एप्लीकेशन से कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होता है वो रजिस्टर्ड नहीं कर रही तो जाएंगे, अगर आपने कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड करवाया हुआ है और उसमें आपकी मर्जी का सेक्शन ऐड नहीं हो रहा, मर्जी को छोड़ें, जो आपकी FIR के कंटेंट्स हैं उसके मुताबिक अगर कोई ऑफेंस बनता है वो ऐड नहीं हो रहा तो जा सकते हैं। आगे चलते हैं। कंप्लेंट अबाउट द फेलियर बाय इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर टू रिकॉर्ड अ क्रॉस वर्शन। पहले तो ये बताएं ये क्रॉस वर्शन किस चीज का नाम है? सर पहले सर ये सेकंड FIR कर दी जाती थी, थर्ड FIR कर दी जाती थी, फोर्थ FIR कर दी जाती थी। फिर सुप्रीम कोर्ट इसको एड्रेस किया, उन्होंने कहा ये फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं होती, सिर्फ एक ही FIR होगी और जो भी दूसरी FIR करवाना चाहेगा वो क्रॉस वर्जन में जा सकता है। इस भाई के लिए तालियां। और एक बार ये वाली तालियां नवीद इनायत मलिक साहब के लिए, जिन्होंने ये अपने लेक्चर में आप लोगों को सिखाया था, बताया था ना उन्होंने, कल ही बता रहे थे। यस 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 यस। अब देखिए, अब आपको मैं एक चीज बताता हूं, थोड़ा सा इस कंसेप्ट को हम क्लियर करते हैं। फर्ज करें एक दुकान थी, वहां पे एक शख्स आया, वो जो दुकान थी वो पानों सिगटों वाला कर ले, 5 सिगरेट वाला खोखा था। एक शख्स आया, उसने बोतल खरीदी, पीने लगा, पीछे से एक शख्स और आ गया, उसने भी बोतल के साथ पान लगवाया और उसने वो थूक फेंकी, उसके कपड़े खराब हो गए, इनका झगड़ा हो गया वहां पे। उसने उसको मारा, उसने उसको मारा और दुकानदार की जो है वो बोतलें जो थी शीशे शीशे की वो भी तोड़ दी और सारा कुछ हो गया। जो बंदा बहुत ज्यादा इंजर्ड हुआ वो गया और उसने जाके FIR रजिस्टर्ड करा दी। अब पानों वाले का भी नुकसान हुआ है, नहीं FIR कराएगा, या जिन्हों दूसरी कुट पही है नहीं FIR रजिस्टर्ड कराएगा। सुगरा बीबी केस के मुताबिक एक वकूवे की। अब वो जो पान वाला है वो कहता है भाई इसने तो अपना मुकदमा दर्ज करा लिया, या दूसरा जिसको मार पड़ी है वो कहता है मैं भी इंजर्ड हुआ हूं भाई, मेरा वर्शन भी रिकॉर्ड करो। तो फिर नई FIR दर्ज करने की जरूरत नहीं है, वो एप्लीकेशन मूव करेगा फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ द क्रॉस वर्शन। अब पुलिस उसका क्रॉस वर्शन नहीं ले रही, उसने एप्लीकेशन भी दे दी, उसकी एप्लीकेशन पे कोई अमल तो कितने जावांगे? ढिले हो गए यार, 8 बजे से असी ड्यूटी कर रहे हैं भाई, ठीक है। अगर क्रॉस वर्शन रजिस्टर्ड नहीं हो रहा तो किधर जाना है हमने? क्या लेके, किस सेक्शन के तहत? आगे चले। अब फर्ज करें आपने अगली बात जी, फेलियर टू अरेस्ट एन अक्यूज्ड। ये आज तक आपने यही समझा था कि बस पर्चा नहीं हो रहा तो बाई भी करांगे। अब आप देखें ये कितने केसेस हैं जो आप जनरेट कर सकते हैं। अमूमन ऐसा ही होता है, आपके पास लोग आते हैं कहते हैं यार भाई का लेन देन था, पुलिस बड़ा तंग कर रही है। अमूमन ऐसा होता है, आप कहते हैं यार ये
इस तरह के मामलात हैं, मेरा पर्चा ठीक से दर्ज नहीं हुआ, सही मामला नहीं हुआ। अब ये जो बात कर रहा है, आपने एक FIR रजिस्टर्ड करा दिया, अमूमन 489 है, 406, ये जो पैसों के लेन देन के मुकदमे हैं, इसमें पुलिस को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती। प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, आप पर्चा दर्ज करवाए रखते हैं, वो आपका मुलजिम ही नहीं पकड़ती, क्योंकि वो आपको कह रहे थे अच्छा तू वेच जाके, मैं पता करना, मैंने 10 कितने बजे घर आना है। इस तरह की आपको वो लॉलीपॉप दिए रखते हैं। वो बंदा गलाया था, उसकी लोकेशनें ले रहे हैं, वो ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। अब आपका क्लाइंट आके आपको कहता है यार FIR भी रजिस्टर्ड करा ली है, बंदा फिर भी नहीं पकड़ा जा रहा, की करोगे? ऑफिसर के पास जाएंगे, 22A6 की कंप्लेंट फाइल करेंगे, जाके उसकी शिकायत लगाएंगे कि भाई 2 महीने हो गए हैं, मुकदमा दर्ज कर लिया है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया जिससे उसकी जो गिरफ्तारी है वो मुमकिन हो सके, ना ही मेरे अक्यूज ने कहीं पे बेल अप्लाई की है, आज़ादाना घूम रहा है, तो ये इज़ अ ड्यूटी बाउंड टू अरेस्ट, उसको पकड़े, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, काबिल दस्तदारी जुर्म है, तो ये अपनी ड्यूटी से निगलेक्ट कर रहा है, इसने मेरा बंदा नहीं पकड़ा, जनाब ये कंप्लेन मैं लेके आ गया हूँ, उसी वक्त नोटिस इशू होंगे और उस कंसर्न इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से पूछा जाएगा भाई व्हाट स्टेप यू हैव टेकन आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, उससे सारा पूछा जाएगा और आपकी दाद रसी भी होएगी और आपकी फीस भी। जी, उसमें मेयर अरेस्ट है ना, FIR के बंदा लाजिम तो नहीं पकड़ना होता है। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पैसों के मामलात हैं, पकड़ेंगे तो कोई कार लगे चलेगी। वैसे अगर देखते हैं मुख्य साहब ने कहा कि मेयर ड्यूटी तो है ना जी उसकी, इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगा? या तो बेल करा के शामिल तफ्तीश हो जाए, नहीं है तो अरेस्ट करके करेंगे उसको। आगे चले जी प्लीज। डबल FIR पे आपने बात की थी कि अब वो अलाउ नहीं है सोचा भी केस के बाद, तो ये जो 9 मई के इंसिडेंट हुए ये भी एक इंसिडेंट सेम FIR है, उसमें 135 बंदे नॉमिनेट है, लेकिन वो उन्होंने एक ही बंदे नहीं वकूए 2 होंगे ना, एक ही हुक्म किए, कहाँ पे? जिसका फैसलाबाद भी फैसलाबाद भी नहीं किया, तो जुरिस्डिक्शन का मसला आ गया ना, एक थाने का वकूआ उधर का, एक का उधर है। अदालत का फैसला उधर एक बंदे को फुल कोर्ट के दिया था, एक बंदे पे 2 FIR थी और क्या कहते हैं एक ही एक बंदे पे 2 FIR हो सकती हैं, एक वकूए की 2 FIR नहीं हो सकती। एक ही हुक्म की, उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग होगी जब आप पढ़ेंगे, कोई ना कोई हालात वाकया चेंज लिखे होंगे। जी आगे चले जी, आगे है ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फर्ज करें आपने FIR रजिस्टर्ड करवाई, FIR रजिस्टर्ड करवाने के बाद आपको लगता है कि ये जो IO है ना ये बंदा ठीक नहीं है, जो आपका वर्शन है, जो आपकी चीज़ें हैं, ये उस तरह से ऑन रिकॉर्ड लेके नहीं आ रहा, आपको ये तासुर आता है कि ये शायद दूसरी पार्टी के साथ मिला हुआ है, आपको शायद ये तासुर आता है ये उस तरह से एक्टिव नहीं है। पहले ये बताएं इन्वेस्टिगेशन का मकसद क्या होता है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन? कलेक्शन ऑफ एविडेंस। अब आपको लगता है कि ये जो मेरा तफ्तीशी है ये बड़ा ढीला है, ये उस तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा, ये कलेक्शन ऑफ एविडेंस उस तरह से नहीं कर रहा, मेरा केस खराब हो जाएगा, तो आपके पास एक रेमेडी मौजूद है। आप किधर जाएंगे? क्या लेकर जाएंगे? किस सेक्शन के तहत जाएंगे? लास्टली जी, चालान कितने दिनों में जमा होना होता है? आप सबको पता है चालान कितने दिनों में जमा होना है जी? अगर 14 दिन के अंदर चालान जमा नहीं होता 3 दिन और दिए जाएंगे। 3 दिन कितने दिए जाएंगे जी ग्रेस पे? अगर फिर भी स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपना चालान सबमिट नहीं करता तो किधर जाएंगे? अब इसका हम ओवरव्यू करते हैं अभी तक जो हमने पढ़ा, फिर मैं इसके प्रोसीजर पे चला जाऊंगा। अभी तक मैंने पढ़ा कि जस्टिस ऑफ पीस और एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस ये 2 डिफरेंट चीजें हैं। जो जस्टिस ऑफ पीस है ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, इसकी क्वालिफिकेशन सिर्फ 2 ही है, ये कोई इंटेग्रल पार्ट हो सकता है, मतलब इंटेग्रिटी वाला बंदा हो सकता है, सूटेबल करेक्टर हो सकता है। एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस जो है ये एक अलग बंदा है, ये अपॉइंट होता है सेक्शन 25 CRPC के तहत, ये सेशन जज हो सकता है या उसकी नॉमिनेशन पर एडिशनल सेशन जज। फिर दूसरी बात हमने पढ़ ली, इसका जो ऑफिस है ये कुदाए जुडिशल ऑफिस है। फिर हमने देख लिया कि एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करता है
और वो इख्तियारात का इस्तेमाल है सेक्शन 22 सब सेक्शन ए और उसकी क्लॉज 6 से। फिर हमने देख लिया कि 3 तरह की डायरेक्शंस हैं जो वो इशू कर सकता है, लेकिन कर किनको सकता है? सिर्फ पुलिस अथॉरिटीज को। पहली हमने देखा नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल केस, दूसरा हमने देख लिया कि ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तीसरा देख लिया निगलेक्ट करता है या एक्सेस करता है, उसकी मैंने मिसालें आपको बता दी। अब ये वो तरीका था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑफिस कहाँ से आया, और फिर हमने देख लिया जो दूसरा था कि इसके इख्तियारात किसने हैं। अब तीसरी बात है कि अब हमने जाना कैसे है इसके पास। प्लीज वोट ये है, यहाँ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही, केस की नहीं। दे सकते हैं जी भाई, कह रहे हैं मुस्लिम भी दे सकते हैं। हाँ दे सकता है जी। सर 22A 22B वाला जो मामला था इसमें वो कह रहे हैं आप सिर्फ जस्टिस ऑफ पीस है, एक्स ऑफिशियो नहीं है। हाँ जनाब उस जस्टिस ऑफ पीस का क्या काम है? वो कौन उसका? वो एडमिनिस्ट्रेटर है कि अगर उसके इलाके में किसी भी पुलिस कोई बंदा रिक्वायर्ड है वो पुलिस को असिस्ट करे, अगर उसके इलाके में कोई मखसूस किस्म के जराइम हो रहे हैं पुलिस को बताए, वो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार हैं। भाईजान आगे आ जाए। लेक्चर के 2 हिस्से कंप्लीट हुए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑफिस और पावर्स ऑफ एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस। जाना कैसे है? अब आपने देखा है फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट बिफोर एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए ये मैंने आपके सामने लगाए हैं। एक आपका ड्राफ्ट, एक आपका CNAC, एक वो आपकी एप्लीकेशन जो आपने पुलिस स्टेशन में दी फॉर दी रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, फॉर दी एड ऑफ सेक्शन, यानी कि आपने किसी भी तरीके से दी वो वाली आपकी एप्लीकेशन। और आपने देखा कि आजकल कंप्यूटराइज्ड दौर है, तो जब आप एप्लीकेशन फ्रंट डेस्क पे फाइल करते हैं तो एक आपको रिसिप्ट मिलती है जो इस चीज़ की एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट होती है कि आपने थाने में एप्लीकेशन मूव कर दी। जब तक फ्रंट डेस्क नहीं था तो आपको डायरी नंबर की रिक्वायरमेंट करते थे कि डायरी नंबर ले आए। फिर इस मामले को भी कोर्ट ने ख़त्म किया, तो अब हमने कौन से डॉक्यूमेंट साथ लगाने हैं? सबसे पहले ड्राफ्ट, फिर एप्लीकेशन, फिर CNAC, फिर उसकी रिसीविंग। एक बार फिर पढ़ लेते हैं, मुझे लगता है आधे बच्चों को नहीं पता लगा, पूरी आवाज नहीं ना आई। तो सबसे पहले क्या चीज चाहिए? फिर एप्लीकेशन, फिर CNAC, फिर डन। अब आपका अब बायोमेट्रिक भी अब आपका अगला सवाल, ड्राफ्ट कैसा होगा? ये मैंने आपके लिए ड्राफ्ट खुद बनाया, ये मेरा अपना तैयार करदा क़वाम है, ठीक है जी। ग्रुप में शेयर कर। जनरल ये ग्रुप में शेयर है स्लाइड आपके साथ हैं, उसी में उतों ही खोली हमने सबसे ऊपर देखिए क्या लिखना है, बिफोर ऑनरेबल सेशन जज, ठीक है जी। यहां वैसे मैंने भी नहीं डाला, लिखना है एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ, ये अमेंडेड नहीं खुली भाईजान, माजरत, आपने एक्स ऑफिशियो, फिर आपने लिखना है कंप्लेंट नंबर। वो देखें क्या वर्ड इस्तेमाल करना है, यानी कि आज के लेक्चर के बाद आप में ये तब्दीली जरूर आए कि जो बाजारी ड्राफ्ट हैं वो हमने पकड़ने नहीं है, हम अपना ड्राफ्ट खुद बनाएंगे। जो लॉ ने वर्ड यूज किया वो वाला लिखेंगे, वो क्या है? कंप्लेंट। कंप्लेनेंट का नाम लिखें, सेकंड पार्टी किसको बनाएंगे? उस थाने के SHO को जहां पे आपका मैटर पेंडिंग है। दूसरी पार्टी किसको बनाएंगे? जिसके साथ आपका, इसको हम क्या कहेंगे? प्रपोज्ड, क्या कहेंगे इसको? प्रपोज्ड अक्यूज्ड, जिसको जो आपका इल्जाम ले है, जिसके खिलाफ आपने क्या किया हुआ है? दरखास्त दी हुई है। नीचे देखें मैंने लिखा हुआ है कंप्लेंट अंडर सेक्शन 22A सब सेक्शन 6 और उसकी क्लॉज 1। नीचे मैंने लिखा फॉर इशुएंस ऑफ डायरेक्शन, कि किसके लिए ये कंप्लेंट फाइल कर रहा हूं? फॉर इशुएंस ऑफ डायरेक्शन टू द स्टेशन हाउस ऑफिसर पुलिस स्टेशन डिफेंस एरिया A फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल केस अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन। ये आपका पहला पेज हो गया। बात समझ आ रही है? ऊपर आपने एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस को एड्रेस किया, कंप्लेंट नंबर का टैग छोड़ा, यहां पे वो लगाएंगे नंबर।
आपने कंप्लेनेंट का नाम लिखा, फिर वर्सेस वो मुतलका थाना लिखा जिसको आप कहते हैं कि इसको डायरेक्शन दे दें, फिर जिसके खिलाफ आप चाह रहे हैं उसको बनाएंगे। उसके बाद आपने सब्जेक्ट लिख दिया कि ये मैं क्या करने आया हूं, फॉर दी रजिस्ट्रेशन ऑफ कंप्लेंट के लिए आया हूं। आगे आगे अब आप अपनी स्टोरी बताएंगे सारी, ठीक है जी, कि ये कंप्लेंट मैंने इसलिए फाइल की कि थ्रू द इंस्टेंट कंप्लेंट द कंप्लेनेंट हम्बली सीक द इंटेलिजेंस ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट, या पढ़ लीजिएगा सारा, कि मैंने ये इसलिए दायर की, मेरा इसके साथ इतना तनाज़ा था, उसने जब मुझे इनकार कर दिया, मेरे साथ मिसबिहेव किया, सून आफ्टर मैंने एक एप्लीकेशन मूव की और मेरी एप्लीकेशन की असेसमेंट के मुताबिक ये वाले ऑफेंस बनते हैं। ये ऑफेंस करने के बावजूद मैं जब थाने गया तो उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी, वो मैंने चीज़ें साथ लगा दी हैं, तो लिहाजा मेरी कंप्लेंट एक्सेप्ट करें। और जो रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 है, जो SHO है कंसर्न पुलिस स्टेशन का, उसको डायरेक्शन इशू करें कि जनाब मेरा जो FIR है वो रजिस्टर्ड हो। जब आपने ये बना ली, फिर ये रसीद है आपकी तसल्ली के लिए ये लगाई। अब आगे चले, इस पे प्रोसीडिंग क्या होगी, वो ड्राफ्ट आपको समझ आ गया, 3 हिस्से हो गए जी। अब प्रोसीडिंग क्या होगी, इस पे 2 व्यूज हैं। एक व्यू तो ये 2022 PCRLJ 461 है, इस पे उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर कंटेंट ऑफ एप्लीकेशन जो आपने थाने में दी उससे कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस के पास ये इख्तियार है कि वो दूसरी पार्टी को नोटिस ना भी करे तो वो डायरेक्शन इशू कर सकता है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? अब फर्ज करें आप वकील हैं एक, अब मैंने बड़े लोगों को देखा है कोर्ट में जाते हैं, वो कोर्ट में जाकर तो एक रैंडम से आर्गू कर रहे होते हैं, देखो सर दरखास्त दी है अज 6 दिन हो गए ने, 7 दिन हो गए ने जनाब, सुबह भी थाने बह के आया वहाँ, दोपहर को भी SHO साहब कभी गड्डी च आ रहे ने कभी नहीं आ रहे, और महरज भी सर गल नहीं सुन रहा, तो मेहरबानी करो मेरा पर्चा तो रजिस्टर्ड कराओ। वो फिर जज साहब भी अगों मेहरबानी कर दें, वो कहते चलो वेखने की कर। आपने अगर ये कंप्लेंट फाइल की हुई है तो सबसे पहले जाके अपनी एप्लीकेशन पढ़े। क्या करेंगे? जब भी आपने कोर्ट के डाइस पे खड़े होना है तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो आपने अपनी एप्लीकेशन निकाल लेनी। कोर्ट से पूछना है कि सर आपकी परमिशन के साथ एप्लीकेशन पढ़ना चाहता हूं। जब आप एप्लीकेशन पढ़ लें, आप कोर्ट को कहें जी कंटेंट्स ऑफ एप्लीकेशन ये हैं, इन कंटेंट्स के मुताबिक ये वाला ऑफेंस बन रहा है। फिर कोर्ट को कहें जी आपकी इजाजत से वो वाले ऑफेंस की डेफिनेशन पढ़ दूं। लाइक आप कहते हैं जी 489F है, whoever dishonestly issued the check। फिर दूसरा for the repayment of loan or any obligation, तो उसने ऑफेंस कमिट किया। आप कहते हैं कि जनाब मेरी कंटेंट्स पढ़े एप्लीकेशन के कि इसने मुझे इस रकम के एवज चेक दिया जो मैंने इस तारीख को अपने अकाउंट में जमा करवाया, और वो इनसफिशिएंट बैलेंस या कोई रीज़न दूसरी जो भी स्लिप पे लगी होगी उसकी वजह से डिसऑनर हो गया। अब डिसऑनर ऑफ चेक इज एन ऑफेंस। अब आप कहते हैं जनाब एप्लीकेशन मौजूद है, डिसऑनर स्लिप मौजूद है, तो 154 के तहत ये ड्यूटी बाउंड है करने का, कर नहीं रहा तो डायरेक्शन फरमा दे। तो फिर जज साहब भी सोचेंगे कि मुंडे ने पढ़ा हुआ है भाईजान, कॉग्निजेबल ऑफेंस भी बन रहा है भाईजान, एप्लीकेशन भी मौजूद है, डायरी नंबर भी लगा हुआ है, किस मद में ये चेक गया, क्या हुआ, ये इन्वेस्टिगेशन की बातें हैं। टेंटेटिव असेसमेंट से अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होता है तो आपको डायरेक्शन इशू होगी। बात समझ आ रही है? आगे चलते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा कि सर असी डायरेक्शन भी ले लेने, पर्चा फेस नहीं होता है ना ऐसे। अब अद्धे लोग की करते हैं, पर्चा चुकया होता है, कोर्ट के आर्डर उठाए होते हैं, जाके चक्कर मार रहे होते हैं, फिर भी तफ्तीशी के तरले कर रहे होंगे, यार है वेख ला हुण आर्डर भी है ले ला, जोड़ा को 5-10 हज़ार लेना पर्चा कर दे। वकील का ये काम नहीं है। वकील का वी आर अ लॉयर नॉट अ डीलर।
कि जाके डील कराएं, तेरा 50,000 च परचा हो जाता, तेरा 40,000 च परचा हो जाता। नो, वी हैव द लीगल सोल्यूशन। बात समझ आ रही है? 3 काम हम कर सकते हैं। कितने काम कर सकते हैं? ये मैंने तीनों जजमेंट्स लिखी हैं जिनमें ये बात लिखी है, वो नीचे मैंने लिखी हुई है, ये आपके साथ स्लाइड शेयर हुई है। पहला काम, अगर जस्टिस ऑफ पीस ने ऑर्डर कर दिए हैं फिर भी पुलिस ने FIR रजिस्टर्ड नहीं की, तो आपने 155C ऑफ द पुलिस ऑर्डर 2002 के तहत उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। कहना है ना 155C की कार्रवाई कर दो। छोटे भाई एडवाइस है यहाँ पे मेरे दिमाग में आ गई, अगर आपने क्रिमिनल प्रैक्टिस करनी है ना तो 4 किताबें हमेशा आपके पास हों। पहली PPC, दूजी, तीसरा पुलिस रूल्स एंड ऑर्डर, तो चौथा QSO। बात समझ आ रही है? अगर मर्डर ट्रायल वगैरह करने हैं तो फिर मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस भी। बात समझ रहे हैं? तो ऑर्डर, जो पुलिस रूल्स एंड ऑर्डर हैं, उसके आर्टिकल 155C के अंदर लिखा है कि अगर जस्टिस ऑफ एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस का ऑर्डर है और उसकी कंप्लायंस नहीं होती तो उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड हो सकता है। दूसरी बात, अगर कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं मानता तो उसको क्या कहते हैं कि इसने क्या किया है? तौहीन की है। तो आपके पास दूसरी रेमेडी कौन सी है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तीसरी बात, जब कहीं दाल नहीं गल रही होती तो फिर आप किधर जाते हैं? जब कोई आपके पास रेमेडी नहीं होती तो फिर आप कहां जाते हैं? बात समझ आ रही है? टू डू व्हाट यू आर बाउंड, इसको क्या कहते हैं? रेट ऑफ, यस, रेट ऑफ, कि वो करो जो तुम लॉफुली करने के पाबंद हो। तो अगर आपके ऑर्डर पे उस तरह से कंप्लाई विद नहीं हो रहा तो फिर आपके पास 3 रास्ते हैं, 155C की कार्रवाई, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और अक्सर मैंने देखा है जब आप हाई कोर्ट चले जाते हैं तो ये FIR रजिस्टर्ड करके लाते हैं और पहली पेशी पे आके कहते हैं सर कॉपी ले लें, दर्ज होगी। तो आपको बीइंग ए गुड लॉयर अपने क्लाइंट के लिए वो सॉल्यूशन रेडी करके रखना है जिससे उसकी दाद रसी हो जाए। तीनों रेमेडीज पैरेलल चला सकते हैं? बिल्कुल चला सकते हैं। चलेंगे, ये बेटे मैंने लॉ लिखे हैं कि इस टॉपिक के लिए आपको कौन कौन से सेक्शन पढ़ने हैं, और ये मैंने केस लॉज लिखे हैं। अभी अगले सेगमेंट में जाने से पहले अब एक बार जो भी आपने रजिस्टर्ड वगैरह या जो भी नोट्स रखे हैं इनको 2 मिनट के लिए आप छोड़ दें सारे। अब आपकी तवज्जो मेरी तरफ। आज की हमने डिबेट शुरू की थी इस टॉपिक के ऊपर कि 22A और 22B का कंसेप्ट क्या है, इसको क्लियर करना है। जस्टिस ऑफ पीस क्या है और एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस क्या है, इसको देखना है। तो आज हमने देखा कि जो जस्टिस ऑफ पीस है ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो सूटेबल कैरेक्टर है या इंटेग्रिटी है, और एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस खुदाए जुडिशियल अथॉरिटी है और इसकी क्वालिफिकेशन ये है या तो सेशन जज या उसकी नॉमिनेशन पे कोई दूसरा। तो ये जो अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं, इख्तियारात का इस्तेमाल करते हैं, ये सेक्शन 22 सब सेक्शन A क्लॉज 6, 1 और 2 और 3 के तहत करते हैं। और इनके पास जनरल कंप्लेंट्स कौन सी लेके जा सकते हैं? हरासमेंट से रिलेटेड, उसके बाद आपकी FIR रजिस्टर्ड नहीं हो रही उससे रिलेटेड, आपकी FIR में अप्रोप्रिएट सेक्शन नहीं लग रहे उससे रिलेटेड, आपका इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हो रही उससे रिलेटेड, आपके अक्यूज को पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही उससे रिलेटेड, आपका क्रॉस वर्जन रजिस्टर्ड नहीं हो रहा उससे रिलेटेड, और आपका चलान सबमिट नहीं हो रहा तो उससे रिलेटेड। तो जो चीज आप फाइल करेंगे उसको हम कंप्लेंट कहते हैं। कंप्लेंट फाइल करने के लिए आपको 4 चीजों की जरूरत है, आपका ड्राफ्ट, आपका ID कार्ड, आपकी वो एप्लीकेशन और आपकी वो रिसिप्ट जो पुलिस स्टेशन वालों ने आपको दे दी। तो उसके बाद जब आपने कंप्लेंट फाइल कर दी तो उसका प्रोसीजर ये है कि कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, नोटिस कर भी सकती है और जजमेंट्स बताई
जहां उसको नोटिस करने की ज़रूरत अभी नहीं है। आपने आर्गू कैसे करना है, सबसे पहले एप्लीकेशन को पढ़ना है, जज को बताना है कि ये मेरी एप्लीकेशन है, इसके कंटेंट से ये ऑफेंस बनता है, उस ऑफेंस को बताना है। फिर उसको ये बताना है कि इस सेक्शन के तहत जब कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो रहा है वो 154 के तहत ड्यूटी बाउंड है, नहीं कर रहा तो उसको क्या करे। फिर जब आपने ड्राफ्ट बना लिया, चीज़ें दे दी, आर्गू कर दिया, आपकी डायरेक्शन हो गई। अगर आपकी डायरेक्शन के बाद भी आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हो रही है या आपके ऑर्डर की कंप्लाई विद नहीं हो रहा, तो फिर आपके पास 3 रास्ते हैं। 155C के तहत उसके खिलाफ क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड करवाएं या कंटेम्प्ट फाइल करें या हाई कोर्ट में फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर की रिट फाइल कर दें। ये 3 रास्ते आप आजमाएंगे और उसके बाद आपकी दाद रसी हो जाएगी। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें। हाँ हाँ, अगर आपकी फर्स्ट टाइम किसी वजह से रहती है, सिर्फ नोट देना होता है कि दिस इज माय सेकंड एप्लीकेशन, ठीक है जी, ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ माय क्लाइंट जी। एफआईआर का नंबर वही रहेगा, लेकिन उसके साथ एक एडिशनल डॉक्यूमेंट अटैच हो जाएगा जो उसका एप्लीकेशन होगी, उसकी वो स्पेशल से जिमनी लिखेगा, उस जिमनी के तहत क्रॉस